हेलो दोस्तों, आज हम लोग रेस्पायरेशन के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे, जो कि वाइटल साइन का तीसरा कंपोनेंट और करेक्टर भी है। इसी के द्वारा रेस्पायरेशन को मेजर करके हम बॉडी के नॉर्मल और एबनॉर्मेलिटी को पता करते हैं। रेस्पायरेशन, जिसका डिफिनीशन इंस्पायरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 होता है। मीन्स इंस्पायरेशन ऑफ ऑक्सीजन, जब हम लोग ऑक्सीजन इंटर करते हैं, जब हम लोग इंस्पायर करते हैं, हवा सांस अंदर लेते हैं तो उसे इंस्पायरेशन हो गया। और एक्सहेलेशन ऑफ CO2, जब हम लोग CO2 बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं एयर को, तो ये दोनों प्रोसेस को मिला करके रेस्पायरेशन कहते हैं। इंस्पायरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2, रेस्पायरेटरी इन प्लस आउट, इन अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, इस प्रोसेस को रेस्पायरेशन कहते हैं। नॉर्मल रेट जिस तरह से पल्स का एक रेट था, 1 मिनट में इतना बीट कर रहा था, इतना बार पंप कर रहा था हमारा पल्स, उसी तरह से रेस्पायरेशन का भी एक रिदम होता है, रेट होता है, जो कि 1 मिनट में इतना बार हम लोग रेस्पायरेशन का साइकिल पूरा करते हैं। जिसमें कि न्यूबॉर्न, जब बेबी बर्थ होता है, मदर के उम्र से बाहर आता है, तो मदर के उम्र में वह अपना सांस नहीं लेता, वो मदर के ऑक्सीजन, मदर ही ऑक्सीजन डिलीवर करती है, तो वह जन्म के बाद से वह अपना सांस लेना चालू करता है। तो न्यूबॉर्न में 40 ब्रेथ पर मिनट और 1 मिनट में 30 से 60 बार, 30 to 60 ब्रेथ पर मिनट न्यूबॉर्न में होता है। 1 मिनट में वह 30 से 60 बार रेस्पायरेशन का प्रोसेस पूरा करता है। एडल्ट में 12 से 20 बार, 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट, एवरेज 16 होता है। ओल्ड एज में ज़्यादा हो जाता है, 10 to 24 ब्रेथ पर मिनट, जो कि ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि ज़्यादातर ओल्ड एज में अस्थमा, COPD के पेशेंट देखने को मिलता है, इसलिए यह ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो हमारा रेस्पायरेशन का जो पैटर्न है, जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं ऑक्सीजन को, उस टाइम हमारा जो लंग्स है वो एक्सहेल का मतलब हमारा जो लंग्स है वो आउटवर्ड, बाहर की तरफ फैलता है, मतलब वह फूलता है, बड़ा हो जाता है। और एब्डोमेन भी बाहर की तरफ आता है, आउटवर्ड, मतलब हमारा जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो हमारा लंग्स और एब्डोमेन दोनों आउटवर्ड की तरफ बाहर आता है। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारा लंग्स से CO2 बाहर आता है, उस समय हमारा लंग्स इनवर्ड अंदर जाता है और एब्डोमेन भी अंदर जाता है। दोनों इंस्पायरेशन के समय दोनों बाहर आता है और एक्सहेलेशन के समय दोनों अंदर की ओर जाते हैं। जिसका एबनॉर्मेलिटी रेस्पायरेशन, नॉर्मल रेस्पायरेशन, तो ये हमने जाना नॉर्मल रेस्पायरेशन हो गया, 40 से 16, 10 to 12 ओल्ड एज में पाया जाता है, तो ये हमने नॉर्मल रेस्पायरेशन रेट जाना। अब एबनॉर्मेलिटी, रेस्पायरेशन के एबनॉर्मेलिटी के बारे में जानेंगे, जिसमें कि सबसे फर्स्ट ब्रेडीपिनिया आता है। ब्रेडीपिनिया, अगर 10 ब्रेथ पर मिनट से कम हो जाए, नॉर्मल हमने पढ़ा 12 to 20, अगर 10 ब्रेथ पर मिनट से कम हो जाए तो उसे ब्रेडीपिनिया कहते हैं। टेकीपिनिया 24 ब्रेथ पर मिनट से ज़्यादा हो जाए तो उसे टेकीपिनिया कहते हैं। जैसा कि हमने 12 to 20 पढ़ा था, तो 24 से अगर ज़्यादा हो जाए तो उसे टेकीपिनिया कहते हैं। और एपनिया जो है सडन सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग, सडन सेसेशन, अचानक से हमारा ब्रीदिंग रुक जाता है कुछ समय के लिए, जो कि 5 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए, जो कि न्यूबॉर्न बेबी जो था, जिसमें 40 रेस्पायरेशन पर मिनट था, उसमें हमें कंटिन्यू देखने को मिलता है। उसका बच्चे का जो रेस्पायरेशन था वो इरेगुलर होता है, कम से कम अगर 20 मिनट तक उसमें एपनिया देखने को मिल रहा है तो उसे नॉर्मल माना जाता है न्यूबॉर्न बेबी में।
एपनिया, सडन सेंसेशन ऑफ ब्रीदिंग, यह ज़्यादातर हमें ओबेज पेशेंट में देखने को मिलता है और एल्डरली पेशेंट में 60+ पेशेंट में देखने को मिलता है। सोने के बाद उसका जो एपिग्लोटिस रहता है वो क्लोज हो जाता है, जिससे कारण सडन सेंसेशन ऑफ ब्रीदिंग देखने को मिलता है। यूपनिया एक नॉर्मल रेस्पायरेशन को कहते हैं। नॉर्मल रेस्पायरेशन जो हमारा ये सब था 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट, इसे यूपनिया कहते हैं। एपनिया, ए का मतलब एब्सेंट हो गया, ए का मतलब एब्सेंट हो गया, इसलिए सडन सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग। टेकी मिस ज़्यादा हो गया, ब्रेडी मिस कम हो गया। टेकी मिस ज़्यादा हो जाएगा, ब्रेडी मिस कम हो जाएगा। उसके बाद हाइपोएपनिया आएंगे। हाइपोएपनिया का मीनिंग हो गया स्लो ब्रीदिंग और लेबर्ड ब्रीदिंग का मतलब, स्लो ब्रीदिंग का मतलब हो गया जब हम लोग सांस लेंगे तो उसमें साउंड आएगा, मतलब साउंड वाला इंस्पायरेशन होगा, जिसे गेस्पिंग कहते हैं। गेस्पिंग स्लो ब्रीदिंग होगा, लेबर्ड ब्रीदिंग उसमें हमें साउंड आएगा स्लो, जैसे थका हुआ ज़्यादा रहता है तो वो साउंड लेता है, उसे हाइपोएपनिया कहते हैं, उसे स्लो ब्रीदिंग कहते हैं। हाइपर एपनिया जो कि डीप ब्रीदिंग होता है। डीप ब्रीथिंग मतलब जब लंबा सांस लेते हैं, जैसे कि सुबह में हम लोग जब एक्सरसाइज करने जाते हैं और रेस्पायरेशन का जो सांस श्वसन क्रिया का जो हम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसमें डीप ब्रीथिंग करते हैं, उसे हाइपर एपनिया कहते हैं। हाइपोक्सिया जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू में सेल में अगर ऑक्सीजन का कमी हो जाए, ऑक्सीजन वहाँ पे कम जा रहा है या फिर कम है उसमें, तो उसे हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपोक्सिया लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू और सेल और टिश्यू में अगर कम हो जाए तो उसे हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपोक्सीमिया लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, अगर ब्लड में हमारा ऑक्सीजन कम है तो उसे हाइपोक्सीमिया कहते हैं। हाइपोक्सिया ये हम लैक ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू, ये हम लोग ऑक्सीमीटर जो यूज करते हैं फिंगर में लगा करके, उसमें हाइपोक्सिया चेक करते हैं टिश्यू में कितना ऑक्सीजन है। हाइपोक्सीमिया लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ये हम लोग एबीजी के द्वारा चेक करते हैं। एबीजी एनालिसिस जब हम करते हैं आर्टरी से ब्लड निकाल करके, तो उसमें हाइपोक्सीमिया चेक किया जाता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, हाइपोक्सीमिया। साइनोसिस ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, अगर हमारे टिश्यू में और सेल में लगातार कुछ समय तक अगर ऑक्सीजन नहीं जा रहा है तो वह सेल और टिश्यू डेड हो जाएगा, जिसके कारण से वहाँ ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन उस पार्ट में से फिंगर में, अगर लास्ट वाले फिंगर में अगर ऑक्सीजन नहीं जा रहा है तो वह फिंगर जो है ब्लूइश देखने को मिलेगा। सबसे पहले हाइपोक्सीमिया होगा क्योंकि टिश्यू और सेल तक ऑक्सीजन को ब्लड ही लेकर के जाता है, तो सबसे पहले हाइपोक्सीमिया होगा, उसके बाद हाइपोक्सिया होगा, उसके बाद टिश्यू, सबसे पहले ब्लड में ऑक्सीजन कम होगा, उसके बाद सेल में कम होगा, उसके बाद साइनोसिस देखने को मिलेगा। ये थर्ड स्टेज में आता है। फर्स्ट स्टेज हाइपोक्सीमिया होगा, सेकेंड स्टेज में हाइपोक्सिया होगा, थर्ड स्टेज में साइनोसिस देखने को मिलेगा। अब हम लोग इसके एबनॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ा, इसके रेट के बारे में पढ़ा, कम और बेसी के बारे में। अब इसके पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। जब हम लोग सांस लेते हैं तो अलग अलग तरह से सांस लेते हैं, जैसे कि हम हाइपर एपनिया बोले हमने, इसमें साउंड आता है। इसी तरह से उसके पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न, जिसमें कि पहला है कुसुमुल रेस्पायरेशन में डीप एंड फास्ट ब्रीदिंग लेते हैं। जब हम लोग पूरी तरह से थके हुए रहते हैं तो पूरा लंबा सांस लेते हैं और फास्ट तेज़ी से लेते हैं, लंबा सांस लेते हैं और तेज़ी से लेते हैं। डीप मतलब पूरा अंदर। हमारा जो रेस्पायरेशन जो है, रेस्पायरेशन में जो इंस्पायरेशन का प्रोसेस है वह एक्टिव प्रोसेस है, उसमें हम एनर्जी लगता है, सांस लेने में हमको एनर्जी लगता है। लेकिन जो एक्सपायरेशन का प्रोसेस, जो सांस छोड़ने का प्रोसेस है, उसमें एनर्जी नहीं लगता, वह पैसिव प्रोसेस है। हमें सांस लेने में एनर्जी लगता है और सांस छोड़ने में एनर्जी नहीं लगता है। तो जब ये हम डीप रेस्पायरेशन करेंगे तो इसमें हमें एनर्जी लगेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगा इसमें। और फास्ट ब्रीदिंग, जब हम लोग फास्ट ब्रीदिंग भी करेंगे तो उसमें हमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगा, जिसे हाइपर वेंटिलेट कहते हैं। जिसे हाइपर फास्ट ब्रीदिंग जब हम करेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगा, उसमें हाइपर वेंटिलेट कहते हैं। इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, उसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है सांस लेने में, लेकिन सांस छोड़ने में
सांस छोड़ने में हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुसुमुल रेस्पिरेशन में डीप एंड फास्ट ब्रीदिंग देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने को मिलता है, रेनल फेलियर में देखने को मिलता है। दूसरा जो है स्ट्रीटोरस रेस्पिरेशन, दूसरा स्ट्रीटोरस रेस्पिरेशन को देखेंगे। स्ट्रीटोरस रेस्पिरेशन का मतलब हो गया कि एक्सेसिव सिक्रेशन इन ओरल कैविटी। अगर ओरल कैविटी में ज़्यादा सिक्रेशन हो, जिससे कि सलाइवा ज़्यादा हो, तो आप भी दे सकते हैं। जब हम लगातार कंटिन्यू थोड़ा देर लगातार बिना सांस लिए हुए बोलते रहते हैं तो उसमें ज़्यादा सलाइवा मुंह में आ जाता है, तो इससे आवाज़ में थोड़ा सा हैवीनेस आ जाता है, उसमें से लाउड थोड़ा सा भारीपन लगेगा, उसमें साउंड आने लगेगा, ठीक ना। जब एक्सेसिव सेक्रेशन हमारे माउथ में, क्योंकि हम जब लगातार बोलते रहते हैं तो उस समय हम लोग सलाइवा का सोलिंग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण माउथ में सलाइवा रुका हुआ रहता है, जिसके कारण साउंड जो है हमारा हैवीनेस हो जाता है। स्नोरिंग देखने को मिलता है, उसमें साउंड देखने को मिलेगा, जो कि एल्कोहलिक पेशेंट में ज़्यादातर देखने को मिलता है। जो एल्कोहलिक पेशेंट होता है उसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। तीसरा जो है स्ट्राइडोर रेस्पिरेशन, इसमें भी वही चीज़ देखने को मिलेगा। हेरी श्रील और वाइब्रेटिंग एयरवे साउंड देखने को मिलेगा और इरेगुलर एयरवे। ऐसा हमें इसलिए सुनने को मिलता है, हेरी श्रील मतलब पतला सा नेरो साउंड आपको सुनने को मिलेगा। वाइब्रेटिंग, पूरा जो हमारा ये जो ट्रेकिया रहेगा वो पूरा वाइब्रेटिंग की तरह वाइब्रेट करते रहेगा। वाइब्रेटिंग एयरवे साउंड, उसमें साउंड कम रहेगा। इरेगुलर एयरवे, ठीक तरह से वो सांस भी नहीं ले पाएगा, ठीक है। एयर फ्लो नेरोड एयरवे हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें हमारा जो अपर एयर रेस्पिरेटरी जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पाया जाता है। अपर रेस्पिरेटरी जो है ट्रेकिया हो या ओरोफेरिंग्स हो, इसमें हमें ऑब्स्ट्रक्शन पाया जाता है, जिसके कारण ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है खाने, जैसा कि देखते हैं खाने के टाइम में कभी कभी हमारा खाना जो है ट्रेकिया में फंस जाता है, तो हम गर्दन को पकड़ते हैं और ज़ोर ज़ोर से खांसने का कोशिश करते हैं। या फिर कोई भी बच्चा अपने माउथ में कॉइन ले ले, सिक्का या फिर कुछ भी अगर फंस जाए तो उसे अपर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन कहेंगे, जो कि इन्फेक्शन में भी देखने को मिलता है। अगर एपिग्लोटाइटिस हो जाए, अस्थमा हो जाए, उसमें भी देखने को मिलता है। कोई फॉरेन बॉडी एस्पायरेट कर ले, उसमें भी देखने को मिलता है। इसका मैनेजमेंट जो है, जब भी आप कोई रेस्टोरेंट में देखते होंगे, कोई भी खाना अचानक खाते रहता है, कोई भी चीज़ फंस जाता है, चाहे देखते होंगे मछली का जो कांटा रहता है, फिश का जो कांटा रहता है वो फंस जाता है, तो उसको निकालने के लिए उसका जो मैनेजमेंट होता है, जब भी कोई एयरवे जब वो अपना गर्दन पकड़ रहा है, उसका मैनेजमेंट दो तरह से किया जाता है, हेनलिच मैन्योवर और चेस्ट थ्रस्ट मैन्योवर। हेनलिच मैन्योवर एक नॉर्मल मेल एडल्ट फीमेल में किया जा सकता है, लेकिन चेस्ट मैन्योवर ओबेज और प्रेग्नेंट लेडी में किया जाता है। हेनलिच मैन्योवर प्रेग्नेंट लेडी और ओबेज पेशेंट में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हेनलिच मैन्योवर में हमें ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, इसलिए ओबेज पेशेंट में हम ऐसा कर नहीं सकते। और फीमेल जो कि प्रेग्नेंट है उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है क्योंकि उसके एब्डोमेन में फेटस रहता है, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हेनलिच मैन्योवर का जो प्रोसेस है, जब हम लोग पेशेंट को खड़ा करेंगे, उसके जो इपीगेस्ट्रियम है, स्टर्नम जहाँ पे इंड होता है, उसके नीचे में इस तरह से अपने हाथ को रखेंगे और लगातार 4 से 5 बार प्रेशर देंगे। पेशेंट जो है स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा, वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा, बैक फ्रॉम द स्टोमक, और 4 से 5 बार हम अचानक से प्रेशर देंगे तो वह बाहर आ जाएगा। 5 बार प्रेशर देना है। और चेस्ट थ्रस्ट मैन्योवर जो कि ओबेज पेशेंट एंड प्रेग्नेंट लेडी में यूज करते हैं, इसमें हम लोग 1/3 लोअर से जो स्टर्नम का पोजीशन होता है वहाँ पे 5 बार प्रेशर करते हैं, खड़ा होने पर स्टैंडिंग पोजीशन में ही इसमें हम लोग प्रेशर देते हैं,
ठीक है। और अगर 1 साल से कम का बच्चा हो, इन्फेंट में हम लोग 5 बैक स्लेप यूज करते हैं, जिसमें कि बच्चे को प्रोन पोजीशन में रख लेते हैं हाथ पे, और प्रोन पोजीशन में हाथ में, और पीछे से थोड़ा सा उसे लाइन डाउन करके और उसे ऊपर से 5 बैक स्लेप देते हैं। यह मैनेजमेंट है स्ट्राइडर का। अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, हमारा एयरवे में कुछ ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, तो उसका मैनेजमेंट था हेनलिच मैन्यूवर और चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूवर। चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूवर ये हम प्रेग्नेंट लेडी और ओबेज पेशेंट में यूज करते हैं, और हेनलिच मैन्यूवर जिसे एब्डोमिनल मैन्यूवर भी कहते हैं, ये नॉर्मल हम किसी में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट और ओबेज में कंट्राइंडिकेटेड होता है। हुइजिंग साउंड जब हम स्टेथोस्कोप से जब हम लंग्स को अस्कल्टेट करते हैं तो उसमें म्यूजिकल और हुइजल साउंड सुनने को मिलता है, उसे हुइजिंग साउंड कहते हैं, जो कि अस्थमा में देखने को मिलता है। साई साउंड जो कि डीप इंस्पायरेशन फॉलोड बाय प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन में देखने को मिलता है। COPD पुश्ड डीप ब्रीदिंग टू एक्सहेलेशन ऑफ CO2। COPD के पेशेंट में पुश्ड डीप ब्रीदिंग, हमें डीप ब्रीदिंग लेना पड़ता है, लेकिन वह CO2 बाहर नहीं आ पाता है, ठीक है। और अगला हम लोग पैराडॉक्सिकल रेस्पायरेशन पढ़ेंगे। पैराडॉक्सिकल रेस्पायरेशन का मतलब हो गया एग्जाम्पल फ्लेयर चेस्ट, फ्रैक्चर ऑफ रिब में, जो कि नॉर्मल हमने रेस्पायरेशन का जो पैटर्न पढ़ा था, जिसमें कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट और एब्डोमेन दोनों आउटवर्ड आता है, और जब एक्सपायरेशन करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो चेस्ट और एब्डोमेन दोनों इनवर्ड जाता है। लेकिन फ्लेयर चेस्ट में फ्रैक्चर ऑफ रिब अगर हो जाए, जस्ट अपोजिट टू नॉर्मल रेस्पायरेशन नॉर्मल पैटर्न के जस्ट अपोजिट देखने को मिलता है, जिसमें ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जब हम लोग सांस लेते हैं, चेस्ट मूव्स इन एंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन चेस्ट मूव्स आउट। जब हम लोग सांस लेते हैं तो चेस्ट हमें अंदर इनवर्ड जाते हुए देखने को मिलता है। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं एक्सपायरेशन के टाइम में, तो चेस्ट मूव्स आउटवर्ड जाते हुए देखने को मिलता है। यह उल्टा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जबकि नॉर्मल में हमने पढ़ा कि सांस लेते वक्त चेस्ट आउटवर्ड आता है और सांस छोड़ते वक्त चेस्ट इनवर्ड आ जाता है, और इसमें उल्टा हो जाता है। सांस लेते वक्त चेस्ट इनवर्ड चला जाएगा और सांस छोड़ते वक्त चेस्ट आउटवर्ड आ जाएगा। नॉर्मल रेस्पायरेशन का पैटर्न आप इस तरह से दे सकते हैं। यह नॉर्मल पैटर्न है। कुसुमुल ब्रीदिंग, डीप एंड फास्ट हमने बोला था, ये देखिए डीप, पूरा एकदम डीप जा रहा है। नॉर्मल देखिए इतना ही इसका एम्पलीट्यूड है, इतना ही एम्पलीट्यूड है। लेकिन डीप और फास्ट तो ये है ही, जल्दी जल्दी हो रहा है। और डीप देखिए इसका जो है ये एम्पलीट्यूड कितना लंबा जा रहा है, इसलिए यह कुसुमुल ब्रीदिंग में देखने को मिलता है। और अगला जो है चिन स्ट्रोक रेस्पायरेशन, जिसमें कि जो कि हमें स्लीप हाइपोक्सीमिया, जो हमने बताया कि बच्चों में और बूढ़ों में देखने को मिलता है। स्लीप हाइपोक्सीमिया, बच्चा सोते वक्त उसका सांस रुक जाता है, और बड़ों में भी जो ओबेज पेशेंट होते हैं, और इल्डरली पेशेंट में जो कि 60 ईयर्स के बाद देखने को मिलता है, जिसमें कि पहले तो सांस हमारा ग्रेजुअली इंक्रीज देखने को मिलेगा, डीप और फास्ट देखने को मिलेगा, और उसके बाद फिर डाउन होते हुए देखने को मिलेगा, स्लो देखने को मिलेगा, और बीच में हमें एपनिया देखने को मिलेगा, जिसका डिफिनीशन हो गया पीरियोडिक ब्रीदिंग ग्रेजुअल हाइपर एपनिया। ये हाइपर एपनिया हो गया, डीप एंड फास्ट ब्रीदिंग, ठीक है, ये लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद हाइपो एपनिया देखने को मिलेगा, कंटिन्यू, पहले हाइपर एपनिया देखने को, उसके बाद हाइपो एपनिया देखने को मिलेगा, उसके बाद बीच में हाइपो एपनिया, एब्सेंट ऑफ रेस्पायरेशन, इतना दूर हमारा वह रेस्पायरेशन रुक गया है, वह ले ही नहीं पा रहा है। यह हमें स्ट्राइडर पेशेंट में भी देखने को मिल सकता है। अगर उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, तो उसमें भी देखने को मिल सकता है। और इल्डरली पेशेंट में, ओबेज पेशेंट में देखने को मिल सकता है। और जिस पेशेंट का ICP बढ़ा हुआ हो, इंट्राक्रैनियल प्रेशर
जो कि 5 से 15 mmHg होता है, अगर वह बढ़ा हुआ है उसमें भी देखने को मिल सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी देखने को मिल सकता है और स्ट्रोक में भी देखने को मिल सकता है, जिसके कारण से रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो, हाइपोपरफ्यूजन ऑफ द ब्रेन, जिसके कारण से ब्रेन में जो है हमारा कम ऑक्सीजन पहुंच पाता है। ठीक है। और लास्ट जो है बायोट्स रेस्पायरेशन, जो कि है बायोट्स रेस्पायरेशन। इसमें दो ही चीज़ होता है, पीरियोडिक ब्रीथिंग, हाइपर एपनिया एंड एपनिया। इसमें हाइपो एपनिया देखने को नहीं मिलता है, हाइपर एपनिया देखने को मिलता है और एपनिया देखने को मिलता है। इसका ग्राफ आप देख सकते हैं, ये हाइपर एपनिया हो गया, डीप एंड फास्ट ब्रीदिंग, बीच में हाइपो एपनिया हो गया, फिर से हाइपर एपनिया देखने को मिल रहा है, डीप एंड फास्ट ब्रीथिंग। ठीक है। इसका पुअर प्रोग्नोसिस है, इसे ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जो कि न्यूरॉन डैमेज के कारण देखने को मिल सकता है, मेनिंजाइटिस में देखने को मिल सकता है, मेनिंजाइटिस में देखने को मिल सकता है बायोट्स रेस्पायरेशन, पीरियोडिक ब्रीदिंग। इसी तरह से रेस्पायरेशन हमारा समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग बीपी को लेकर के आएंगे, उसके बाद पेन को पढ़ेंगे। इसी तरह से पूरे वाइटल साइन को हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। और आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, और नहीं समझ रहे होंगे तो कमेंट करके वो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट हो। यह सब आप क्लिनिकल ड्यूटी में भी यूज कर सकते हैं, और इन्हीं सब से क्लिनिकल ड्यूटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्हीं सब वाइटल, ज़्यादातर तो वाइटल साइंस से ही क्वेश्चन, क्लिनिकल ड्यूटी में आप जब इंटरव्यू देने जाइएगा तो इन्हीं सब से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आगे फिर हम अगला लेक्चर लेकर के आएंगे। धन्यवाद।